नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। यूँ तो पत्रकारों को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन नेता किस पार्टी में गया, किस पार्टी से निकाला गया, भागा गया, छोड़ दिया। हमको क्या मतलब। पार्टियों का मामला है, आज इधर हो आप कल उधर हो। वैसे भी कहा जाता है आप लोग तो गिरगिट की तरह हो। गिरगिट भी शर्मा जाता है आजकल के नेताओं को देखकर, उन नेताओं को देखकर जो रोज़ पार्टी बदलते रहते हैं। लेकिन आज मज़ेदार वाक्य हुआ, भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र हैं। आप चौंकिएगा मत, मतलब आपको लोग, कुछ लोग कहते हैं मैं भाजपा के विरोध में हूँ। एक्चुअल में ये जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो समाजवादी पार्टी के लोग भी कहा करते थे कि मैं समाजवादी पार्टी के विरोध में हूँ। तब बीजेपी वाले मुझसे बड़े खुश रहते थे, क्योंकि वो तब आपका 4PM उठा के देखेंगे, मेरी फेसबुक पर चले जाएंगे तो आप देख लीजिएगा, समाजवादी पार्टी सरकार में मुझसे ज़्यादा उनके खिलाफ लिखने वाला कोई पत्रकार नहीं था। तो मुझे लगता है ना कि गोदी मीडिया कभी मत बनो, उस दौर में भी मत बनो और इस दौर में भी मत बनो और आने वाले दौर में भी मत बनो। हमने जब पत्रकारिता सीखी थी तो ये कहा गया था कि सरकारें जो बताती हैं वो विज्ञापन होता है और सरकार जो छुपाती है वही खबर होती है। तो वो खून में बस गया है, कहाँ से निकाल दें। मतलब सिस्टम में गलत क्या हो रहा है ये बोलने हैं, बीमारी हो गई है। अच्छा, बीमारी भी आप देखिए कितनी मज़ेदार हो गई है। किसी पत्रकार के खिलाफ बेवजह में एक अफसर के, मुख्यमंत्री के बड़े करीबी अफसर के खिलाफ खबर लिखो, फिर वो मुख्यमंत्री का बड़ा करीबी अफसर बुला के अपने चपरासी से, अपने क्लर्क से 4 लाइन की चिट्ठी लिखाए कि साहब इस पत्रकार ने बड़ी संपत्ति कमा ली, इसकी जांच करा दो। नाम भी पता फर्जी, पिताजी का नाम भी फर्जी, और आपके खिलाफ अचानक आर्थिक अपराध अनुसंधान की जांच सेटअप हो जाए, 2 साल तक 6-6 इंस्पेक्टरों की टीम बना दी जाए, फिर STF आपको धमकाए। तो आप कहोगे क्या पागल आदमी है, लड़ रहा है तब भी लड़ रहा है तब भी बोल रहा है। तो मैं क्या करूँ, मेरे खून में शामिल हो गया कि बोलना है। अब इनकम टैक्स के छापे पड़े अखिलेश यादव के करीबियों के यहाँ। कल से परसों से मेरे को कुछ मेरे बड़े सोर्स बताने लगे कि यार तुम्हारे भी छापा पड़ने वाला है। और मैं 2 दिन से इतना खुश हूँ, कुछ पूछो मत। मुझे बस एक ही तकलीफ है, इनकम टैक्स वाले आए तो थोड़ा सुबह देर में आए, मैं देर में उठता हूँ सो के, तो मुझे स्टेटस बढ़ जाएगा कि मैं भी बड़ा आदमी, मेरे भी इनकम टैक्स वाले आते हैं। खैर, मैं मुद्दे की बात आ रहा था। तो बीजेपी में मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। मतलब मैं उनके खिलाफ भी बोलता हूँ तो उनको लगता है कि निंदक ये राखिए, ऐसे सब कुछ मुख्यमंत्री की तरह गुस्से वाले लोग नहीं हैं, कुछ प्यार से बात करने वाले भी। मुख्यमंत्री जी बुरा मत मानिएगा, मतलब मैं मजाक कर रहा हूँ। तो फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आज जो ये राम इकबाल सिंह गए हैं ना, वो तुम्हारी वजह से गए हैं पार्टी छोड़कर। मैंने कहा यार मेरी वजह से गए हैं? राम इकबाल सिंह मेरी वजह से बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में क्यों चले जाएंगे भैया, ज़रा समझा दोगे? तो उन्होंने मुझे जो चीज़ समझाई वो मुझे बड़ी मज़ेदार लगी। मैं पहले मुद्दा बताता हूँ कि राम इकबाल सिंह कौन है और क्यों छोड़ के गए। राम इकबाल सिंह वो छात्र है जिसने अपनी छात्र राजनीति के जीवन में ये सीखा कि एक संगठन है विद्यार्थी परिषद, संघ का संगठन है और देश हित की बात करता है। ये उस छात्र के मन में आया जब वो बनारस और उसके आसपास पढ़ाई कर रहा था। पूरा जीवन उसने ये तय कर लिया कि अब मैं संघ के काम को, विद्यार्थी परिषद को, संघ को, बीजेपी को दूंगा। बनारस यूनिवर्सिटी में पहुंचा, वो विद्यार्थी परिषद के लिए संघर्ष कर गया, वहाँ के छात्रों के मुद्दों के लिए संघर्ष कर गया। हालत ये हुई कि पूरे देश की यूनिवर्सिटियों में वो आदमी ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया, क्योंकि वो विद्यार्थी परिषद यानी बीजेपी का संघ का स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नेता था। नाम था राम इकबाल सिंह। बीजेपी में आ गया और बलिया में भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता की उपेक्षा हो जाए, बड़े से बड़े सत्ता भोगी नेता, मंत्री, विधायक अपने घर पर रहे, लेकिन राम इकबाल सिंह लठ लेके वो कार्यकर्ता के लिए जान देने की बात सामने लेके संघर्ष करने लगते थे। दौर था मायावती का, मायावती और बीजेपी की मिलीजुली सरकार थी। एक दलित बीजेपी के नेता का घर तोड़ दिया गया, ऐसी कोई बात हो गई थी। राम इकबाल सिंह ने रातों रात हजारों आदमी इकट्ठे कर दिए, बवाल हो गया, लाठीचार्ज हो गया, गोली चल गई, राम इकबाल सिंह पर मुकदमे हो गए। मायावती की और बीजेपी की सरकार की गिरने की नौबत आ गई, टकराव की नौबत आ गई। मायावती ने कहा कि मुझे बलिया का ये मतलब हल चाहिए, और कल्याण मिश्रा जैसे नेता राम इकबाल सिंह के संग खड़े हो गए, राजनाथ सिंह खड़े हो गए कि ये विद्यार्थी परिषद से आए हुए हमारे एक नेता की शान और सम्मान की बात है, हमारी पार्टी की शान की बात है। ठाकुर नेता, बड़ा ठाकुर नेता, अपने उसूलों पर अड़ा रहने वाला नेता। क्या बीजेपी की सरकार आ गई, बहुत खुश थे राम इकबाल सिंह। मैंने तो वो दौर देखा है, मुझे लोगों ने बताया कि जब मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली और उसके बाद राम इकबाल सिंह घंटों घंटों बैठ के उनसे विमर्श करते थे। देखिए उस समय में ना क्षत्रिय, जितने स्थापित क्षत्रिय नेता थे वो योगी आदित्यनाथ के चारों तरफ रहा करते थे। वीर बहादुर सिंह के दौर के बाद उनको लगता था कि एक क्षत्रिय नेता उभार हुआ है, तो ये जो मजबूत क्षत्रिय नेता हैं ये योगी आदित्यनाथ के चारों तरफ रहा करते थे। उसमें राम इकबाल भी एक थे।
लेकिन अब दौर बदला, अब दौर संघर्ष वाला नहीं रहा, अब कारपोरेट हाउस हो गया। अंबानी भाई अडानी भाई की बीजेपी हो गई। वो संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं की, वो दरी बिछाने वाले कार्यकर्ताओं की बीजेपी रही नहीं। और यही बात राम एकपाल सिंह जैसे नेता समझ नहीं पाए। वो राम एकपाल सिंह जिसके घर पे राजनाथ सिंह जाके खाना खाते थे, कलराज मिश्रा खाना खाते थे, कल्याण सिंह उनको बहुत पसंद करते थे, मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी उस नौजवान नेता को पसंद करते थे। उस नौजवान नेता का दर्द फूटने लगा कि हो क्या रहा है, ये हमारी पार्टी, हमारे खून पसीने से सींची गई पार्टी कहाँ जा रही है। फिर भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्य समिति का सम्मेलन होता है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति में वो लोग बुलाए जाते हैं जो स्टेट के मेंबर होते हैं, पदाधिकारी होते हैं। बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी पार्टी है, तो बड़े लोग थे। सम्मेलन शुरू हुआ, मंच पे योगी जी भी थे, मंच पे केशव मौर्य भी थे, मंच पे दिनेश शर्मा भी थे, मंच पे स्वतंत्र देव भी थे, और सारे बड़े नेता थे। राम एकपाल को बोलने के लिए बुलाया गया। राम एकपाल ने कहा कि ये मेरा घर है, मेरी पार्टी है, मेरी पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की मीटिंग है, तो मुझे यहाँ पे सच बोलना चाहिए, क्योंकि अगर घर में कोई कमी है तो घर के बुजुर्ग की ये ड्यूटी होती है कि वो घर को ठीक करे। कैसे करेगा? अगर घर का बुजुर्ग नहीं बताएगा कि ये घर में कमी है तो घर कैसे ठीक होगा? घर का कोई बालक नहीं बताएगा कि मेरे को ये अभिभावक के सामने कि ये कमी है, तो कैसे ठीक होगा? राम एकपाल ने उस मंच पे बोलना शुरू किया कि मुख्यमंत्री जी अपने अफसरों पे काबू पाइए, बहुत बुरे हालात हैं, थाने बिक रहे हैं, ब्लॉक पे भ्रष्टाचार गले गले तक अटक गया है, हमारे कार्यकर्ता थाना जा नहीं पा रहा है, मार के बंद कर दिया जाता है, जिले में लूट मची हुई है, अफसर सुन नहीं रहे हैं, अस्पताल से लेके सड़कों तक कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ भ्रष्टाचार के रेट ना बढ़ गए हों, किसान बेहाल है, परेशान है। इस तरह की तमाम बातें की। और जब राम एकपाल बोल रहे थे तो पूरा हॉल तालियों से गूंज गया। इसका मतलब कि जो कार्यकर्ता सामने बैठा था उसको लग रहा था ये मेरी बात कह रहे हैं राम एकपाल। और कार्यकर्ता कोई नॉर्मल कार्यकर्ता नहीं बैठा था, वो बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति के पदाधिकारी बैठे थे, बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य बैठे थे। कोई साधारण इंसान वहां जा भी नहीं सकता था। पूरा हॉल तालियों से गूंज गया। मतलब राम एकपाल के बोले थे स्वतंत्र देव के पसीने आ गए कि योगी आदित्यनाथ के सामने बोल क्या रहे हैं, और योगी जी का भी चेहरा थमथमा गया। स्वतंत्र देव खड़े हुए और जो ताली बजाने वालों को डांटा कि इस तरह ताली नहीं बजाई जाती है, लेकिन तब तक हॉल गूंजता रहा। राम एकपाल बाहर निकले, हमारे भी तमाम दोस्त कार्य समिति की बैठक में थे, हमको भी बताया। अब एज ए मीडिया पर्सन ये किसी भी अखबार के पहले पन्ने की खबर होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में उनके एक पूर्व विधायक, तेज तर्रार पूर्व विधायक, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य ने ये बात उठाई। कुछ बड़े अखबारों में खबर लगी। अखबार का पहले मैं आपको बता दूं, आप समझ लीजिए जो नए दर्शक होते हैं, अखबार करीब रात को 11, साढ़े 11, 12 बजे तक पहला पेज तैयार होता है। तो 11 बजे फ्रंट पेज पे खबर लगी, एक मुख्य धारा के अखबार में लगी, नाम लेना ठीक नहीं है मेरे को। खबर लगी तो उनमें से किसी एक पत्रकार ने फोन मिला दिया। सुना जाता है कि नवनीत सहगल जी को मिला दिया। नवनीत सहगल जो आजकल सूचना विभाग का सारा काम देखते हैं और योगी आदित्यनाथ के करीबी बने हुए हैं। पहले 3.5 साल तक योगी जी उनको बहुत दूर रखे थे, क्योंकि वो मायावती के भी करीबी थे, अखिलेश के भी करीबी थे। योगी आदित्यनाथ उनको पसंद नहीं करते थे। लेकिन सहगल साहब बड़े सेटिंग के आदमी हैं, उन्होंने दिल्ली दरबार में अपनी जुगाड़ लगाई, दिल्ली ने योगी जी को टाइट किया और सहगल साहब एंट्री पा गए। जब वो एंट्री पा जाते हैं तो अपना मास्टर वो हुनर दिखा देते हैं। बढ़िया आदमी है, सबके लिए सुलभ है, सबको ऑब्लाइज करते हैं, मीडिया को खास तौर से ऑब्लाइज करते हैं। तो जब सहगल साहब को पता चला तो सहगल साहब को ब्लड प्रेशर हाई हो गया। बताया जाता है कि सहगल साहब ने संपादक को फ़ोन किया, अगर ये खबर छप गई तो जो हमने 6-7 करोड़ का पैकेज दिया विज्ञापन का, वो कैंसिल कर देंगे। अब ये बात मुझे एक पत्रकार ने बताई। जाहिर है सहगल साहब तो मना ही करेंगे कि ऐसे कोई बात नहीं हुई थी। लेकिन साहब हैरानी की बात यह थी, सुबह किसी अखबार में खबर ही नहीं थी कि राम एकपाल सिंह नाम के प्राणी ने कोई वहाँ पे कुछ कहा है। अब मैं कहता हूँ कि मैं कैसे रह जाऊँ, आप मुझे EOW कराओ, STF कराओ, गोली मरवा दो, लेकिन कैसे कोई पत्रकार रह जाए। खबर नहीं थी, आप मुझे बताइए, खबर नहीं थी। इतनी बड़ी सत्ताधारी पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो, उसमें उनका एक इतना बड़ा नेता बोले, क्या खबर नहीं थी ये? जब मुझे लगा कि मुझे पता चला सुबह उठते उठते कि सरकार ने अपने विज्ञापन के दम पे मैनेज किया, तो मैंने 4 PM में फ्रंट पेज पे खबर छापी कि बीजेपी के पूर्व विधायक प्रदेश कार्य समिति के सदस्य ने कहा कि थाने बिक रहे हैं, थाने दलाली का अड्डा बन गए, ब्लॉक पे भ्रष्टाचार है, जिलाधिकारी घूस ले रहे हैं, कप्तान घूस ले रहे हैं, हाल बुरा है प्रदेश का। और साहब मैंने खबर छापी तो मच गया हड़कंप। अब
आपने मेन स्ट्रीम को लोग सोचा वो छापेंगे नहीं, कुछ होगा, मतलब हमने मैनेज कर लिया। अब मैंने खबर छापी तो प्रियंका गांधी ने मेरा अखबार लेकर ट्वीट कर दिया, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने मेरा अखबार लगा के ट्वीट कर दिया, अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया, तो पूरे देश भर में ये चर्चा का विषय बन गया। फिर तो पूरे देश में वो अखबार चला गया। अब बीजेपी में हड़कंप मचा। ये हुआ पार्ट 1। फिर आया कोरोना। कोरोना में राम इकबाल जी का फोन आया और वो रोने लगे फोन पे, मतलब वहां से हो गए, गला रुध गया। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा हाहाकार मच गया है, मौत, लाशों के ढेर लग गए हैं। एक एक गांव में 10-10 हजार आदमी मरा है, हजार आदमी। गांव मतलब बड़े गांवों के अंदर सब मंझला वरंजन मिला के हर गांव में हजारों हजार सैकड़ों आदमी मर गए हैं, लाशों के ढेर। मैंने उसके हिसाब से कैलकुलेट किया तो वो तो संख्या लाखों में बैठती है उत्तर प्रदेश में। मुझे भी लग रहा था कि बहुत बड़ी संख्या में मरे हैं। बाद में जिस तरह लाशें गंगा में बहाई जा रही थी, दफनाई जा रही थी, तो समझ में आ रहा था कि संख्या छुपाई गई है कोरोना से मरने वालों की। और बोले, राम इकबाल बोले, हमने सोचा नहीं था कि हमारी पार्टी का यह हाल होगा। प्रशासन दवा नहीं दे रहा, बेड नहीं दे रहा, वेंटिलेटर नहीं दे रहा, ऑक्सीजन नहीं दे रहा। मैंने डिबेट रखी थी इस विषय में, राम इकबाल से ने सारी बातें मेरे डिबेट में कह दी कि एक एक गांव में हजार 10-10 हजार आदमी मरा है। अब इतनी बड़ी बात बीजेपी का कोई इतना जिम्मेदार पदाधिकारी रहेगा तो पूरा देश भर में ये मुद्दा बन गया। शुरुआत उन्होंने मेरे 4 PM की डिबेट से करी और ये बात पूरे देश का, फिर दक्षिण के अखबार, फिर वाशिंगटन पोस्ट और फिर दुबई के अखबार, देश का कोई राज्य का अखबार ऐसा नहीं था जिसमें राम इकबाल सिंह को फिर अगले दिन छापा ना हो। तो साहब ये ठीक रहा भी मुझ पर कि अगर मैं अपनी डिबेट में नहीं बुलाता तो राम इकबाल सिंह बोलते नहीं और फिर मैं छापता नहीं। उसके बाद कई ऐसे वाक्य हुए। राम इकबाल ने कहा कि लोकतंत्र में बोलने का अधिकार है, निंदक नीर राखी आंगन कुटी छवाए। और मेरी मत मारी गई थी, मुझ पे आरोप लगने थे। 2 दिन पहले मेरी रिपोर्टर है निधि मिश्रा, आपने देखा होगा उसका यूट्यूब, आप नहीं देखेंगे नीचे जाके देखिए, अभी 2 दिन पहले 72 घंटे पहले इंटरव्यू किया, उसने ये सब बातें कही। अब बीजेपी में जब ये इंटरव्यू 3 दिन पहले, 72 घंटे पहले जब जारी हुआ, तो भाजपा में खड़कम मचा कि चुनाव से पहले उनका एक इतना इम्पोर्टेंट नेता इस तरह का बयान देगा तो गड़बड़ हुआ। बताया जाता है राम इकबाल सिंह ने एक बड़े नेता ने राम इकबाल सिंह को फ़ोन किया कि ये तरीका ठीक नहीं है। और राम इकबाल सिंह स्वाभिमानी आदमी, उन्होंने कहा कि तरीका सही नहीं है तो ये लो अपनी लपट कमरिया, बहुत नाचना चाहे हो, मैं तो चलो। और राम इकबाल सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी की सदस्यता अखिलेश यादव के सामने ग्रहण कर ली। अब वो मैंने खबर छाप दी राम इकबाल की, मैंने इंटरव्यू छाप दिया, तो बीजेपी के नेता ने मुझसे कहा कि आपकी वजह से राम इकबाल चले गए। तो मुझे क्या करना चाहिए था? मैंने उनसे पूछा कि मुझे सहगल साहब जैसे कहते रहते हैं, मुझे विज्ञापन ले लेने चाहिए थे। इतने ढेर विज्ञापन मिल रहे थे मुझे को, इतने रुपए मिल रहे थे, करोड़ों रुपए मिल रहे थे, केवल किस बात के लिए कि शाम की डिबेट बंद कर दो। मुझसे एक बहुत बड़ा अफसर ने कहा कि तुम शाम की डिबेट ऐसा करो कि पर्यावरण में, पॉल्यूशन में बहुत गड़बड़ हो रहा है, सांस साफ नहीं आ रही है, गंदगी हो रही है गदी नदियों में, इन पे करो ना, ये सब यूपी में क्या हो रहा है ये सब बंद कर दो, कई करोड़ रुपए ले लो। तो मैंने कहा यार हमारा खून रहेगा तब तक हम गोदी मीडिया तो बनने से रहे, ना थे, ना हैं और ना रहेंगे। हम वही बोलेंगे जो सच होगा। तुम आपको जो करना वो आप करते रहिए, हमारा काम है जो हम करते रहें। लेकिन बड़ा सवाल ये है, गंभीर सवाल मैं बीजेपी के नेताओं के सामने छोड़ना चाहता हूँ। और अब ये वाली पीढ़ी तो सुनने से रही, मतलब कम से कम जो संघ के थिंक टैंक हैं, जो बीजेपी के जड़ में हैं, जिन्होंने बीजेपी को खड़ा किया है, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या यहीं पे भाजपा को आप ले जाना चाहते हैं? टैबलेट बांट के, मोबाइल बांट के सिर्फ चुनाव जीतना चाहते हैं, या बीजेपी को, जो आज से 20 साल पहले की बीजेपी थी, जो संघ के लोग काम करते थे, जो चारित्रिक लोग पैदा करते थे, जो संगठन के लोग पैदा करते थे, उनको आप लाना चाहते हैं? जिस व्यक्ति ने लगभग, मुझे लगता है 60-65 साल के होंगे राम इकबाल सिंह, जिसने विद्यार्थी परिषद का मतलब सही से मूछें दाढ़ी नहीं आई थी, वो व्यक्ति उस दौर से आपके लिए काम कर रहा है, संघ के लिए काम कर रहा है, विशुद्ध परिषद के लिए काम कर रहा है, बीजेपी के लिए काम कर रहा है, राम मंदिर बनाने की बात करता है, हिंदू धर्म की बात करता है, और फिर आप उसकी बात ही सुनते हैं, उसको इतना अपमानित करते हैं कि वो अखिलेश यादव के पास चला जाता है। ये अकेले राम इकबाल का दर्द नहीं है, ये पूरी भारतीय जनता पार्टी के इस समय लाखों कार्यकर्ताओं का दर्द है। ये बार बार जो मोदी जी को योगी जी की फोटो लगानी पड़ रही है, हटानी पड़ रही है, केशव मौर्य को चाय पिलानी पड़ रही है, अकेले डुबकी लगानी पड़ रही है, इन सबके भाव में ये है कि बीजेपी ने कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, विधायकों की बात सुनी नहीं, नौकरशाह हावी हो गए सरकार पर।
आज राम इकबाल गए हैं, कल और वो लोग जाएंगे जो नींव का पत्थर थे। आपने 70% बाहर के लोगों को, कांग्रेस को, बसपा के, सपा के लोगों को टिकट दिया, जीत गए, फिर ले आएंगे, फिर जीत जाएंगे। लेकिन जो नींव के पत्थर थे आपके, जिसकी वजह से आपकी बुलंद इमारत खड़ी हुई थी, वो नींव के पत्थर एक दिन आपका एक एक करके साथ छोड़ रहे हैं। और ऐसी इमारतें बहुत जल्दी गिरा करती हैं। इस देश का इतिहास गवाह है कि ऐसी इमारतों की कोई बहुत लंबी उम्र नहीं होती। वो कुछ लाइनें ना इस तरह की, बहुत ऊंचाई पर जाओ, बहुत ऊंचाई पे, बुलंदी पे हर समय डर लगता है, क्योंकि पता नहीं आप कब नीचे आओगे। बहुत ऊंची इमारत हर समय खतरे में रहती है। मेरी राय ये है कि अपने नींव के पत्थरों को पहचानिए। ऊंचाई हर एक को अच्छी लगती है, लेकिन नींव के पत्थर अगर कमज़ोर होते हैं तो ऊंचाई बहुत दिनों तक रहती नहीं है। मुझे लगता है आपको ये इस तरह की राजनीतिक चर्चा पसंद आई होंगी। सच जानना चाहिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या घट रहा है ये जानना चाहिए। और ये जानने के लिए 4 PM से अच्छा बेहतर चैनल आप यकीन मानिए आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि बेखौफ चैनल है, सच बोलने की हिम्मत रखता है। गोंदी मीडिया के इस दौर में सच कहना अपने आप में एक बड़ी बात है, मगर हमने भी कसम खाई है, जिद है सच की, बोलेंगे सच ही। थोड़ी मदद करिए। हम सरकारों से कोई विज्ञापन, कोई अंशदान नहीं लेना चाहते। एक नंबर है, आपको लगता है हम बेखौफ पत्रकारिता करते हैं तो मैसेज करिए, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी, सहयोग करिए, ताकि हम सरकारों के आगे कभी जिंदगी में कुछ ना कहें, सच बोलते रहें। थैंक यू।